हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो है फिर से फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में जो साउंड चैप्टर हम लोग लेकर के चल रहे हैं, उसी चैप्टर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इको, यानी कि साउंड का रिपीटेशन। जो आवाजें बार बार आती हैं, जैसे आवाजें जो इनको कहा जाता है कि आवाजें गूंज रही हैं, तो ये कैसे होता है, किस तरह से होता है। बात करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने तो एक टॉपिक बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का परावर्तन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि साउंड का परावर्तन बताया था, अगर हिंदी में बात करें तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि जब कोई रे ऑफ जब कोई साउंड वेव जो होता है किसी जो है लार्ज ऑब्स्टेकल से यानी कि बड़े सतह से टकराता है, तो टकराने के बाद जब वो वापस आता है, तो ये पूरा फेनोमेना तो हमारा हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर। अब वो फेनोमेना अगर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं अगर एक साउंड वेव का रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स होने लगे, कई बार होने लगे, तो यही कारण बन जाता है साउंड के इको का। और साउंड के इको के लिए जो है कुछ मिनिमम टाइम का इंटरवल होता है, मिनिमम टाइम इंटरवल यानी कि जो गैप होता है वो होना जरूरी है। और जो एक कह सकते हैं कि जहां से जिस पॉइंट से या ओरिजिन से जब जनरेट होता है साउंड और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एक निश्चित एक मान होता है, एक वैल्यू होती है। अगर ये दोनों रूल को फॉलो करता है साउंड का वेव, तब जाकर के इको जनरेट होता है किसी भी साउंड वेव का। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह आज भी फिर से अपने टॉपिक को मेंशन करेंगे कि हमारा टॉपिक आज का है क्या। आप लोग अभी तुरंत कॉपी पेन नोट जो भी लेकर के बैठना है बैठ जाइए और पूरे माइंड को फोकस कीजिए। और साथ ही साथ जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से जो है पूरा ज्वाइन करके सारी चीजों को समझने का प्रयास करिए। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग अपने टॉपिक को लिखेंगे। टॉपिक हमारा क्या होगा, अगर बात करें तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन काम बड़ा होगा। टॉपिक का नाम क्या है, इको। क्या है, इको, ई सी एच ओ, इको। टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, इको है, ठीक है ना। इको की अगर बात की जाए तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इको है क्या, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये चीजें तो हमने बताया है कि इको प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, क्लियर है। अब देखिए अगर इसको लिखना है हमें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एज ए रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप किसके, जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि साउंड जो होता है, साउंड का वेव वो सरफेस से टकरा करके वापस आता है और यही जो है इको का कारण बनता है। तो अगर हम लोग इको के डिफिनेशन को लिखें तो क्या होगा, देखिए इको के डेफिनेशन को अगर लिखा जाए CHO, इको, इको तो लिखेंगे as a result परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, रिफ्लेक्शन, as a result of reflection from a large obstacle sound wave a sound wave return back
एज ए रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ लार्ज ऑब्स्टेकल, मतलब रिफ्लेक्शन के परिणाम स्वरूप, रिफ्लेक्शन एक लार्ज ऑब्स्टेकल से जब रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, तो अ साउंड वेव रिटर्न बैक, क्या होता है जो साउंड वेव होता है वो क्या होता है, रिटर्न बैक, यानी कि वापस फिर से आता है, कैन रिटर्न बैक। और इसी को जो रिटर्निंग बैक होता है, द रिटर्निंग बैक ऑफ साउंड, क्या कहेंगे, द रिटर्निंग बैक ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इको, द रिटर्निंग बैक ऑफ साउंड, द रिटर्निंग बैक ऑफ साउंड produced, the returning back of sound produced echo। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? द रिटर्निंग बैक ऑफ साउंड प्रोड्यूस इको, इको इसी को कहा जाता है कि जैसे ही किसी लार्ज ऑब्स्टेकल, किसी बड़े सतह से कोई साउंड का वेव जो टकराता है, टकराने के बाद वो फिर से वापस लौट आ जाता है, तो इसी वापस लौटने की वजह से जो साउंड वेव वापस लौट रहा है, और ये अगर यही जो फेनोमेना अगर लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसी फेनोमेना के रिपीटेशन की वजह से, यानी कि निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूटी यही रहती है, लगातार यही चीज हो रहा है, बारंबार बारंबार हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, या इसी वजह से जो है एक इको प्रोड्यूस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में रोलिंग ऑफ थंडर, रोलिंग ऑफ थंडर, बिजली कड़कती है, आवाजें कई बार आती हैं। अब ये रोलिंग ऑफ थंडर, ये दिमाग में आता होगा कि ये टकराता किससे है, तो देखिए ये टकराता किससे है, इसके ऑब्स्टेकल क्या होंगे, पैचेस ऑफ क्लाउड, पैचेस ऑफ क्लाउड, और अर्थ सरफेस कह सकते हैं, अर्थ सरफेस भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो बरसात के समय में, अभी जो बरसात हो रही है, बिजली कड़कती है, आवाज़ जो आती है तो कई बार रिपीट होती है, ये सारी चीज़ें इको से कह सकते हैं। ठीक है ना? अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसी इको में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो क्या होगा, नेक्स्ट जरा हम लोग टॉपिक देखते हैं, वो है मिनिमम टाइम कंडीशन फॉर इको। क्या होगा हमारा, मिनिमम टाइम कंडीशन फॉर इको, मिनिमम टाइम कंडीशन फॉर इको, मिनिमम टाइम कंडीशन फॉर इको। इसका क्या है मतलब, मिनिमम टाइम कंडीशन का यहाँ क्या मतलब होगा, कि आखिर ये हेडिंग जो पढ़ी है इससे क्या सेंस निकल रहा है। मिनिमम टाइम कंडीशन का यहाँ मतलब ये हुआ कि जब किसी ओरिजिन से, या एक जहाँ से जनरेटिंग पॉइंट होता है साउंड का, वहाँ से साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है या रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, तो जब वो लार्ज ऑब्स्टेकल पे जा करके टकराता है, ठीक है ना, लार्ज ऑब्स्टेकल पे क्या करता है, जाके टकराता है, तो टकराने के बाद जो है फिर से वो क्या होता है, पहले रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इको प्रोड्यूस होता है। तो इको प्रोड्यूस होने में जो मिनिमम टाइम है वो कितने का होता है, यानी अगर मान लीजिए, अगर मैं अगर फिगर के थ्रू अगर इसको समझाऊं तो कुछ इस तरह से कि मान लीजिए ये आपका ऐसे कोई साउंड का सोर्स है, ठीक है ना, साउंड का ऐसे सोर्स दिख रहा है, क्लियर, और यहां कोई ऐसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है ना, यहां कोई सरफेस है, तो यहां से जब साउंड का वेव निकल रहा है तो यहां तक जाने में जो टाइम इंटरवल हो, अगर वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। कितने का होता है, 0.1 सेकेंड का यह टाइम कंडीशन होना चाहिए किसी भी साउंड के इको को प्रोड्यूस करने के लिए।
ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा भी होता है या इससे कम भी होता है तो नहीं होगा, ये टाइम कंडीशन होनी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं द गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द इको रिफ्लेक्टिंग साउंड, द गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड, द गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड इको यानी कि रिफ्लेक्टिंग साउंड इज क्या होगा, द गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग साउंड must be more than 0.1 second, must be more than 0.1 सेकेंड। एक थोड़ी सी बात यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने अभी यहाँ बताया था जो कि ये 0.1 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0.1 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा। यानी कि मस्ट बी मोर देन 0.1 सेकेंड, यानी कह सकते हैं 0.1 कह लीजिए या 0.1 से अधिक ही होना चाहिए, तब जाकर के किसी साउंड का इको प्रोड्यूस होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा एरर आया है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि साउंड का इको प्रोड्यूस होने में जो मिनिमम टाइम कंडीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0.1 या उससे अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो इको प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, तो इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक, मतलब ये है कि ये ओरिजिन से सरफेस तक में जब साउंड का वेव जा रहा है तो 0.1 सेकेंड से भी ज्यादा का जो है टाइमिंग गैप रहे, यानी कि साउंड को यहां से यहां तक टकराने में, यहां से निकल करके इस सरफेस तक टकराने में जो है इससे ज्यादा समय लगे तब जा करके होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका ये सरफेस है, ठीक है ना, मैंने यही रख दिया साउंड और यहाँ से आवाज ऐसे निकल रही है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल दिख रहा है, मोबाइल का ये साउंड है यहाँ दिख रहा है, और मैं क्या करूँ, साउंड को बिल्कुल यहाँ ऐसे यहाँ से चलाऊं और इतने का एक गैप ये दिख रहा है ना, ये जो भी डिस्टेंस है, अब यहाँ से यहाँ तक जो साउंड जो है यहाँ से यहाँ तक जाकर पहुंचेगी तो उनके बीच में जो है टाइमिंग का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तभी जाकर के इको बनेगा, अन्यथा इको नहीं बनेगा, यानी कि उससे कम होने पर इको प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात टाइम कंडीशन की। अब टाइम के साथ साथ क्या यहाँ जो डिस्टेंस है उसका भी मैटर होता है, यानी कि आप मोबाइल जो है हमारा, अगर उसको जो है बिल्कुल इस सरफेस से सटे ऐसे लगा देते हैं तो क्या इको प्रोड्यूस होगा, कितने डिस्टेंस पे लगाने से इको प्रोड्यूस होगा, यानी यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, कुछ निश्चित दूरी तो होगी इसकी, कुछ ना कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस होगा, तो उसको भी हम लोग पहले देखिए। टाइम कंडीशन तो पता चल गया कि साउंड का इको प्रोड्यूस कैसे होगा, अब टाइम के साथ साथ हमको डिस्टेंस भी चाहिए। क्या चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो एक नेक्स्ट हेडिंग हमारे लिए यहाँ पे जनरेट होगा, वो होगा मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, या कह सकते हैं हाँ, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको। क्या होगा हमारा, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया ना, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको क्या होना चाहिए। देखिए, अगर डिस्टेंस हमको निकालना है, मैं यही समझा दे रहा हूं, अगर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये बात पता है। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड,
टाइम तो हमने निकाल दिया है, टाइम इंटरवल देखिए, टाइम का जो वो है आपके पास वो 0.1 सेकेंड का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो याद रखिएगा जो साउंड का स्पीड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, मैं क्यों टेम्परेचर का नाम ले रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी ये साउंड का जो स्पीड चेंज हो जाता है, ठीक है ना, साउंड का स्पीड जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए जो नॉर्मल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस एयर में जो साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड की होती है। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे, द स्पीड ऑफ साउंड, नेक्स्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यहां से द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर, ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस इज 344 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा, 344 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। अब जरा बताइए, क्या यहां से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे ही किसी चीज को निकाला जा सकता है जो नॉर्मल रहे, ये तो घटता और बढ़ता रहे, लेकिन जो एवरेज या कह सकते हैं जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो होता है उसी को लिया जाता है। जैसे टाइम का देखिए आपका जो यूनिट होता है वो सेकेंड भी होता है, आवर भी होता है, ठीक है ना, सेकेंड होता है और आवर भी होता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड सेकेंड लेकर के हर जगह पे चलते हैं। उसी तरह डिस्टेंस की बात करें तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सारी चीजें होती है, बट हम स्टैंडर्ड मीटर लेकर के चलते हैं। तो वही हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड है साउंड का एयर में उसको लेकर के चलेंगे। तो यहां से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू स्पीड 344 इंटू यूनिट भी इसका साथ लिखते चलिए 344 मीटर पर सेकेंड इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम कितना है 0.1 सेकेंड आ गया, 0.1 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 344 इंटू 0.1। जरा बताइए इसको क्या लिखा जा सकता है, आराम से बिल्कुल आप कर सकते हैं, 344 अपॉन 10 कर दीजिए, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 3 जा 30 हो गया, 10 3 जा 30 हो जाएगा। अब 44 बचा है तो 10 4 जा 40, फिर पॉइंट लगा लीजिए, 10 4 जा 40 मीटर आ गया। तो d इज इक्वल्स टू 34.4 मीटर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब इस डिस्टेंस का क्या मतलब निकल रहा है, यहाँ डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे इनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस 0.1 से अधिक होना चाहिए, उसी तरह से ये जो आपका साउंड प्रोड्यूसर है और जिस सरफेस पे जा करके ये टकराएगा, इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना 34.4 मीटर है। यहाँ से यहाँ टकराने और टकराने के बाद फिर आने तक का जो डिस्टेंस है वो 34.4 होना चाहिए। यानी कि जब इको बनता है किसी भी साउंड का तो जो डिस्टेंस होता है वो 34.4 मीटर का होता है। ये तो इको की बात हो गई, इको प्रोड्यूस होने तक में कितना डिस्टेंस है। मैं एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका साउंड है, यहाँ से जनरेट हो रहा है, ये आपका यहाँ पे रह गया, यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस तरह से। मैंने इको के लिए टाइमिंग जो बताया 0.1 सेकेंड का, इतने सेकेंड से एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। फिर मैं जब डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो बताइए जरा, साउंड वेव अगर ऐसे जा रहा है, जाने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद ही तो आपका इको प्रोड्यूस होगा। तो यह पूरा डिस्टेंस और यह पूरा डिस्टेंस मिला करके जो है कितना हो जाता है आपका 34.4 मीटर होता है। यानी कि जाने और आने पूरे डिस्टेंस को मिला करके 34.4 मीटर 34.4 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा। क्लियर हो गई बात। अगर मैं कहूँ कि ये जो ओरिजिन है यानी कि जहाँ से साउंड जनरेट हो रहा है और ये जो सरफेस है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा,
ये जो डिस्टेंस आपका d इज इक्वल्स टू 34.4 निकला है, इसी को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो d इज इक्वल्स टू 17 दूना 34 17.2 मीटर का डिस्टेंस आपका आ जाएगा। और ये किसका डिस्टेंस होगा, यह केवल 17.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 17.2 मीटर का होगा। और ये दोनों मिला करके कितना हो जा रहे हैं, 34.4 मीटर तक का डिस्टेंस आपका हो जा रहा है। क्या मेरी बातें इतनी क्लियर है? चलिए, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा ओरिजिन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का, कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इको के लिए। इको के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें, ए नंबर, पहला जो टाइमिंग का वो होना चाहिए कंडीशन, वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा हमने बताया कि जो आपका ओरिजिन है और ओरिजिन से लेकर के रिफ्लेक्टिंग के बीच का डिस्टेंस जो है उसका गैप कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर का गैप होना चाहिए। ये दो ऐसे कंडीशन है, जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई रहेंगे तभी जा कर के कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड, जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई रहेंगे तभी जा कर के आपका ये साउंड का जो इको है, ठीक है ना, साउंड का जो यहाँ पे इको मैंने यहाँ पे बताया है, वह जा कर के आपका प्रोड्यूस होगा। क्या सारी चीज़ें क्लियर हो गई इको के लिए? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ सकती है, क्या, अगर मान लीजिए ओरिजिन और रिफ्रैक्टिंग डिस्टेंस का, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है उसके बीच का अगर डिस्टेंस 17.2 से लेस रहा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर लेस रहा तो इको प्रोड्यूस नहीं होगा, इको प्रोड्यूस नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन होने चाहिए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपसे इसमें कैसे बन सकता है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि इको क्या होता है, तो इको के लिए आपके ऊपर डेफिनेशन है विथ एग्जांपल है। अच्छा, टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, टाइम का गैप क्या होना चाहिए, तो 0.1 सेकेंड है। और मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, फार्मूला होता है स्पीड नॉर्मल टेम्परेचर पे जो साउंड की होती है 344 मीटर पर सेकेंड की होती है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से तो डिस्टेंस आ गया। ये किसका डिस्टेंस है, ये टकराने के बाद, देखिए इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट होने के बाद तक की, यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस की बात कर रहा है। अगर केवल ओरिजिन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वो होता है आपका, इसी का जस्ट आधा कर देंगे, हाफ, तो 17.2 मीटर। तो दो कंडीशन होने चाहिए इको के लिए, पहला टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो डिस्टेंस होना चाहिए ओरिजिन और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का, वो 17.2 मीटर का होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई हो रहा है तो किसी भी साउंड का इको प्रोड्यूस हो सकता है। अन्यथा देखिए, छोटा सा जब रूम रहता है तो उसमें साउंड का जो है इको प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जब बड़ा सा हॉल रहता है तो देखिएगा, आप बोलिएगा एक बार आवाज़ें कई बार आती, क्यों? क्योंकि उसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। कंडीशन आप 17.2 मीटर से कम करेंगे तो इको नहीं प्रोड्यूस होगा, 17.2 से ज़्यादा रहेगा तो इको ज़्यादा। छोटे रूम में इको नहीं प्रोड्यूस होगा, बड़े रूम में, बड़े से हॉल में इको ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये उसके पीछे के कारण होते हैं, उसके पीछे के रीज़न होते हैं, ठीक है ना। आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया, अगर क्या कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा वीडियो अलग से, ठीक। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड नोट डाउन द नोट्स। थैंक यू।